हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन सिचुएशंस विथ हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर, एक्सप्लेन। यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन सिचुएशन विथ हाई रिस्क वाली सिचुएशन में बोरोवर जो है उसके लिए क्रेडिट और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। एक्सप्लेन करना है कि जो हाई रिस्क वाली सिचुएशन होती है उसमें जो कर्जदार है, बोरोवर जो है, उसके लिए क्रेडिट यानी कि कर्ज जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। कैसे, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करना है अगर, तो सबसे पहले तो हम जान लें, जब कोई किसी से कर्ज लेता है तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वो कर्ज भी उसे चुकाना, जो अमाउंट उसने लिया है, चाहे वो गांव में किसी साहूकार से लिया जाए या फिर बैंक से लिया जाए, किसी से भी लें, बट वो उसे चुकाना है। अब क्या है, जो क्रेडिट उसने लिया, बोरोवर ने जो क्रेडिट लिया वो उसे चुकाना है। हाई रिस्क वाली सिचुएशन की बात करें, वो क्या होती है। अब जैसे किसी ने किसी से क्रेडिट लिया, उसने सोचा कि आगे मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आगे चुका दूंगा 2-4 महीने के बाद मेरे पास ये अमाउंट आने वाला है, उसके बाद मैं इसे चुका दूंगा। तो वो उसका अमाउंट किसी का है कि इतने टाइम के बाद आने वाला है। बट हाई रिस्क सिचुएशन तब बनती है, जैसे कोई फार्मर है, उसने लिया या कोई बिजनेस ही कर रहा है। यहाँ पर हम फार्मर को लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी फार्मर ने कहीं से लोन लिया अपनी फसल के लिए। अब उससे क्या करेगा, वो फसल के लिए बीज लाएगा, बीज की व्यवस्था करेगा, मजदूरों की व्यवस्था करेगा, या मान लीजिए खेती वो खुद कर रहा है फिर भी बीज की व्यवस्था, जो भी खेती के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनकी व्यवस्था, या फिर जो उसके पास इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज़ करना है खेती में, वो उसके पास हैं बट वो ख़राब हो गए या काम करते करते ख़राब हो गए, तो उन्हें बनवाना, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करना, इरिगेशन की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों के लिए उसने लोन लिया। अब उसने लोन लिया कि फसल जब तैयार होगी तब वो इस लोन को पूरा कर देगा और उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन किसी भी वजह से उसने पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया, लेकिन फिर भी किसी वजह से फसल जो है वो ख़राब हो गई, कीड़ों की वजह से ख़राब हो गई, कभी कोई जानवर आ गया उन्होंने पूरी फसल ख़राब कर दी, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हाई रिस्क वाली सिचुएशन है, क्योंकि उसने लोन लिया था सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के लिए, लेकिन किसी भी वजह से क्या हुआ कि उसकी फसल जो है वो खराब हो गई। अब उसे क्या करना है, लोन तो उसे पे करना ही है, जो उसने लोन लिया वो उसे चुकाना ही है। अब वो लोन चुकाना है उसे, आगे की फसल जो है फिर से उसे तैयार करनी है। इस बार खराब हो गई, कोई नहीं, आगे फिर करना है, वरना उसका काम कैसे चलेगा, तो उसके लिए फिर से उसे व्यवस्था करनी है। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसे कोई ना कोई अपनी जो लैंड होती है वो बेचनी भी पड़ सकती है। तो इससे हुआ क्या कि उसकी जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा बुरी हो गई। इसीलिए है कि जो हाई रिस्क वाली सिचुएशन में जो बोरोवर है, क्रेडिट उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। इसी तरीके से, क्योंकि बाई चांस उसकी फसल खराब हो गई, अब आगे उसे लोन भी पे करना है, आगे की फसल भी करनी है, और उसके लिए क्या करना है, उसे बाकी के भी अपने काम चलाने हैं। जो उसने सोचा था उस फसल के तैयार होने के बाद मिलना है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ना कोई अपनी जो लैंड है वो भी उसे बेचनी पड़ सकती है, जिससे कि उससे उसकी हेल्प हो सके। आइए समझते हैं। इन सिचुएशन विथ हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। A loan is at a high interest rate if the borrower fails to repay the loan due to some loss. ठीक है, then in such a situation, if he is a farmer, he is forced to sell part of his land before his condition. If becomes worse than that, it is called debt trap in common language. इसे क्या कहते हैं common language में, जाल में, कर्ज के जाल में फंसना, क्योंकि उसने कर्ज लिया और उस पर आगे कह सकते हैं उसे और कर्ज लेना पड़ा, तो उस तरह वो कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि उस फसल से उसे फायदा नहीं हुआ बल्कि उसका नुकसान ही हो गया, आगे भी उसे काम करने। In one situation, credit helps to increase earning. In one situation, credit helps to increase earning, and therefore the person is better off than before. जो क्रेडिट होता है, एक सिचुएशन में क्या होता है, वो किसी की हेल्प करता है
कैसे जो उसकी कंडीशन है पहले की उससे बेटर हो जाती है, क्योंकि उसने लोन लिया, अपना कोई काम शुरू किया, वो काम अच्छे से चला, आगे उसकी कंडीशन जो है वो सुधर गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। बाई चांस उसकी जो फार्मर के वे में अगर ले रहे हैं, उसकी फसल जो है वो फेलियर हो गई, फसल खराब हो गई, तो इससे क्या होगा, वो कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। तो इसीलिए इन एट हाई रिस्क सिचुएशन में जो क्रेडिट है वो बोरोवर के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। आपके चैप्टर में स्वप्ना की भी स्टोरी है, उसमें इसी तरीके की बात है कि वो फसल के लिए लोन लेती है, उसे वो फसल जो है वो अपना सोचती है, फसल के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह सबका यूज़ करती है, फिर भी पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के बाद भी उसकी फसल में कीड़े लग जाते हैं और उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और उसकी सिचुएशन जो है वो पहले से बुरी हो जाती है। तो वो आप इसी आंसर में ऐड कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मनी ने डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इसे आप अपने एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो मनी ने डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कैसे, उसे हम समझेंगे। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय, एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना, मतलब मुझे जो चीज चाहिए मैं वो चीज दूसरे से लूंगा, उसके बदले में मैं, उस समय मुद्रा नहीं चलती थी, मनी नहीं चलता था, तो उसके बदले में क्या करता था, अपनी जरूरत की चीज लेने के लिए अपने पास की कोई चीज देनी होती थी। तो इसमें होता था क्या था, जैसे कि पहले के लोग खाना बदोशी की लाइफ जो थी वो बिताते थे, घुमंतु टाइप के थे, इधर से उधर घूमते थे, एक जगह टिक के नहीं रहते थे। तो मान लीजिए अगर उन्हें अनाज की जरूरत है, अब वो किसी से अनाज लेंगे और उसके बदले में क्या देंगे उसे, उनके पास एनिमल है तो वो मिल्क देना चाहेंगे कि वो मिल्क कोई पर्सन मुझसे ले और मुझे अनाज दे दे। तो इस तरीके से चलता था। कई बार ऐसा होता था कि अगला पर्सन जो है उसे ज़रूरत है कपड़ों की, उसे मिल्क की ज़रूरत नहीं है, वो कहेगा मैं तो अनाज दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे कपड़े लेना चाहूँगा, मुझे मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या था, डबल कोइंसिडेंस जो है वो मिलना ज़रूरी था। अगर डबल कोइंसिडेंस नहीं मिला तो उसकी जो नीड्स है अनाज वाली, ग्रेन वाली, वो तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगले पर्सन को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं लेगा। तो डबल कोइंसिडेंस की बहुत मिलना जो था वो ज़रूरी होता था, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये डबल कोइंसिडेंस जो थे वो मिलते। तो मुद्रा के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुद्रा जिसकी ज़रूरत सभी को होती थी, क्योंकि अब क्या हुआ, मुद्रा के आने से ये सिस्टम जो था सारा चेंज हो गया कि कोई भी चीज़ अगर सेल करनी है तो मुझे मुद्रा उससे लेनी होगी, अगले पर्सन से, मैं वो चीज़ सेल कर सकता हूँ, अब अपनी चीज़ उसे दूंगा, उसके बदले में मुद्रा लूंगा। या मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मैंने वहाँ से वो चीज़ ली और वहाँ पर उसके बदले में मुद्रा जो है, मनी जो है वो पे कर दिया। तो मुद्रा के आने से ये जो डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, कि क्योंकि उसमें दोनों की ज़रूरतें जो थी वो मिलना मुश्किल होता था। तो मुद्रा ने क्या किया, मनी ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज के टाइम भी अगर हम देखेंगे तो बहुत जगहों पे, कुछ जगहों पे बार्टर सिस्टम जो है वो चलता है। खासतौर से गांवों में देखा जा सकता है कि लोग अनाज के बदले में कुछ चीज़ें ले सकते हैं। बाहर कोई कुछ बेचने आता है घरों के बाहर, तो जैसे आइसक्रीम हमने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा था कि आइसक्रीम वाला आता था तो लोग करते थे, चीज़ें अपने घर से कुछ अनाज दे देते थे, उसके बदले में आइसक्रीम ले लेते थे। या फिर आज के टाइम में भी ये कुछ फ्रूट्स वगैरह बेचने आते हैं, तो आज के टाइम में भी होता है कि उसके बदले में वो अनाज लेते हैं और फ्रूट्स उन्हें बेच देते हैं। तो इस तरह से जो वस्तु विनिमय जो है वो मनी के आने के बाद से लगभग खत्म सा हो गया। कुछ जगहों पे देखने को मिलता है, बट उसमें जो प्रॉब्लम्स आती थी कि कोइंसिडेंस जो है वो मिलना, डबल कोइंसिडेंस मिलना मुश्किल होता था, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई। आइए समझते हैं। बिकॉज इन द बार्टर सिस्टम देयर वॉज डायरेक्ट एक्सचेंज टू गुड्स of goods without the use of money. In such a situation it was necessary to get a double coincidence. ठीक है, डबल कोइंसिडेंस का मिलना उसमें जरूरी होता था और मुश्किल भी होता था। एग्जाम्पल देखें, let's assume here that a cloth merchant needs rice. Now he will be looking for such a person who can give him rice in exchange for clothes. This is called double coincidence. But if the double coincidence is not found, then the thing that is needed will not be found. अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर क्या लिया है, कोई कपड़ों का व्यापारी है, क्लॉथ मर्चेंट है, जिसे कि राइस की ज़रूरत है। अब वो किसी से राइस लेना चाहता है, कोई राइस जो है वो सेल करना भी चाहता है, लेकिन वो पर्सन जो राइस वाला है वो चाहता है कि इसके बदले में मुझे
कपड़े नहीं चाहिए, इसके बदले में वो कुछ और चाहता है कि कपड़ों की जगह पे मुझे इसकी जगह पे घी मिल जाए, मिल्क मिल जाए। अब वो ये चाह रहा है कि मुझे जो मैं राइस मैं दूंगा उसके बदले मुझे कुछ और चाहिए, मुझे उसे कपड़े अगर नहीं चाहिए, वही चीज चाहिए। तो यहाँ डबल कोइंसिडेंस मिला, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। जिन लोगों ने चीजें एक दूसरे से ले ली अपनी जरूरत की, लेकिन बाई चांस उसे कपड़े नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। तो अगर उसकी नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही है, ऐसे में क्या होगा, जो व्यक्ति अपनी जरूरत की चीज चाहता है वो उसे नहीं मिलेगा। यानी जो क्लॉथ मर्चेंट है उसे राइस चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाएगा, और जो राइस वाला है उसे भी अपनी चीज नहीं मिल पा रही है। तो डबल कोइंसिडेंस जो है उसका होना भी जरूरी होता था और मुश्किल भी होता था। मनी के आने से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। मनी सॉल्व दिस डबल कॉम्बिनेशन ऑफ नीड्स बिकॉज इट डज नॉट कॉज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द नीडी, बट वन कैन सेल वंस गुड in exchange for money and the necessary things can be taken by giving money। तो इसमें होता क्या, मनी के आ जाने से क्या हुआ कि चीजों का आदान प्रदान ना होके कोई भी सामान है, जरूरत की चीज है, वो लिया और उसके बदले में मनी दिया, और या फिर अपनी चीज जो है वो सेल किया और उसके बदले में मनी ले लिया। तो ये मनी के आने से ये प्रॉब्लम जो है डबल कोइंसिडेंस वाली वो सॉल्व हो गई। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बैंक जो है, बैंक्स क्या करते हैं, जो सरप्लस मनी और नीडी मनी वाले लोग हैं उनके बीच में मध्यस्थ का काम कैसे करते हैं, मीडिएटर का काम कैसे करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि जो सरप्लस मनी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मनी जो है वो अपने या अपनी फैमिली के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में और वहां पर जमा करते हैं। ये हम सभी जानते हैं, हम सभी के घरों में होता है कि जो एक्स्ट्रा मनी है उसे लोग क्या करते हैं, बैंक में अपने या फैमिली के किसी भी पर्सन के नाम से जमा कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी सेविंग भी होती रहती है और जो अमाउंट वो जमा करते हैं उस पर बैंक उन्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो देता है, उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है, जिससे क्या होता है, सेविंग्स भी होती जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो मनी है वो सुरक्षित रहता है, मनी अपने पास है, खर्च भी हो जाता है, उसके खोने का भी डर होता है, उसके चोरी होने का भी डर होता है। बैंक में जमा कर दिया, सेविंग भी हो रही है और मनी जो है वो सेफ भी है। उसके अलावा जब चाहें तब उसे निकालने की सुविधा होती है, बैंक से जब चाहें तब निकाल सकते हैं वो मनी। तो बैंक क्या करता है कि जो मनी सरप्लस मनी वाले लोगों ने जो मनी जमा किया बैंक में उस पे इंटरेस्ट भी देता है। इसके अलावा बैंक क्या करता है, जो भी अमाउंट जमा हुआ उसका ओनली 15% अपने पास रखता है। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें की मनी की ज़रूरत होती है अलग अलग कामों के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए या फिर घर बनवाने के लिए, घर खरीदने के लिए, खेती के लिए, बिजनेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, शादी ब्याह के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और बैंक इस अमाउंट पे, जो भी अमाउंट लोन पे देता है उस पे वो इंटरेस्ट लगाता है। यानी कि लोन के साथ साथ बैंक जो है वो उनसे इंटरेस्ट भी लेता है। तो हमने देखा जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा किए, जो कि अतिरिक्त मनी वाले लोग हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, उन्होंने बैंक में जमा किया और उन्हें उस पर इंटरेस्ट रेट मिला, और वही पैसे उठा के जिन्हें ज़रूरत है फिर आगे उन्हें दे दिया जाता है और उनसे उसके बदले में बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट लेता है। तो इस तरह से बैंक इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। अब जिसने पैसे जमा किए थे वो पैसे उठा के दे दिए गए, जो नीडी पर्सन है उसे दे दिया गया जिससे कि लोन की ज़रूरत है। लेकिन जिसके पैसे थे उसे पता नहीं चला, जैसे कि ए और बी मान लेते हैं, ए ने पैसे जमा किए हैं और बी जो है वो नीडी पर्सन है, तो ए जो है उसे पता नहीं चलेगा कि उसके पैसे जो हैं वो नीडी पर्सन यानी कि बी को दे दिया गया है, और बी को नहीं पता चलेगा कि उसे जो पैसे लोन उसने लिए हैं वो ए के हैं। तो एक दूसरे को पता भी नहीं चलता, अपना काम भी हो जाता है कि जो सरप्लस मनी वाले लोग हैं उनका मनी भी सेव हो गया और जो नीडी मनी वाले लोग हैं उन्हें मनी मिल गया, उससे उनका काम भी हो गया। तो बैंक इस तरह से इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। आइए आंसर देखते हैं। पीपल विथ एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट देयर मनी इन देयर बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन द नेम ऑफ own or family persons on which they also get interest and their currency remains safe, and whenever they want there is also the facility of withdrawal
withdrawing money. बैंक कीप्स ओनली 15% ऑफ दिस डिपॉजिट इन कैश फॉर्म. कैश फॉर्म में बैंक इसमें से सिर्फ 15% अपने पास डिपॉजिट रखता है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज फॉर विच द बैंक गिव्स लोन टू द नीडी एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन देम. तो जिन्हें जरूरत है लोन की उन्हें बैंक लोन देता है और उन पे इंटरेस्ट चार्ज लगाता है. डज इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी. और उसका यही एक्ट जो है कि लोन जो लोगों का जो पैसा है, सरप्लस मनी वालों का पैसा है, उसे अपने पास सेफ रखना और जिसे लोन की ज़रूरत है उसे वो पैसा जो है आगे ट्रांसफ़र करना. तो इस एक्ट को कहते हैं इंटरमीडिएटरी. इस तरह से वो मध्यस्थता का काम करता है. चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है लुक एट अ 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10 रुपी का नोट देखिए, उसके टॉप पर क्या लिखा है. 10 रुपी का नोट देखिए, हम सभी ने देखा है, हम सभी के पास में अभी जिस समय हमारी बात हो रही है इस समय भी बहुतों के पास ये नोट होगा. तो इसके टॉप पर क्या लिखा होता है ये आपको बताना है. तो देखा हम सभी ने, लेकिन गौर कितना किया है ये अब पता चलेगा. तो इसके टॉप पर क्या लिखा होता है ये आपको बताना है. आगे क्वेश्चन है कि क्या आप इस स्टेटमेंट को जो भी लिखा होता है उसे एक्सप्लेन कर सकते हो. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके टॉप पर क्या लिखा होता है. तो इसके टॉप पर लिखा होता है, सेंटर में आप देखोगे तो लिखा होता है 10 रुपए और उसके दोनों साइड पे, एक साइड हिंदी में लिखा होगा, एक साइड इंग्लिश में लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक, अदर साइड पे आपका लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे बिल्कुल छोटा छोटा लिखा होगा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत या फिर लिखा होगा गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आपको लिखा हुआ दिखेगा जब आप नोट देखोगे. तो जो सबसे ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक वो थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आप देखोगे केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, या फिर इधर देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके नीचे लिखा होगा गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसको छोटे में लिखा होगा. तो ये लिखा होता है हर 10 के नोट पे आपको दिख जाएगा. और ये सेंटर में 10 रुपए है ये तो है ही, बट स्पेशल जो है ऊपर का आपको वो बताना है कि क्या लिखा होता है. तो उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उस पर लिखा होता है. अब अगर इसे एक्सप्लेन करना है तो हाँ हम एक्सप्लेन भी करेंगे. एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कि आरबीआई कहते हैं, तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, आरबीआई क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये करेंसी नोट जो है वो जारी करता है. किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के. इसीलिए यहाँ पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई जो है वो करेंसी नोट जो है उसे क्या करता है, इशू करता है, जारी करता है, जिसे कि हम सभी लेन देन का काम करते हैं, मतलब कि बाई सेल जो भी काम करते हैं वो हम इसी के जरिए करते हैं. ये हमारे यहाँ लीगल मीडियम है पेमेंट का. ठीक है. अब आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चलन हो गया ऑनलाइन पेमेंट का, लेकिन करेंसी जो है ये भी काफ़ी चलती है और चली आ रही है पहले से भी और चल रही है और आगे भी चलेगी. ठीक है. तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम ऑनलाइन नहीं, अब जैसे बस वगैरह में हम जाते हैं तो अभी बसों में अगर हम देखें लोकल बसेस जो होती हैं उनमें अभी ऑनलाइन की उतनी सुविधा नहीं है ऑनलाइन पेमेंट की. तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सिर्फ आपका करेंसी से ही काम चलेगा, नोट से ही चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट से काम वहाँ पर नहीं चलेगा. ठीक है. तो इसका काम होता है लेन देन के लिए जो हमारे यहाँ पेमेंट का मीडियम है वो क्या है, वो नोट के द्वारा है, जो कि लीगलाइज है. इसे कोई भी मना नहीं कर सकता है. अगर कोई कहीं कोई सामान लेने गया और अगर वो बोल रहा है कि उसके बदले में वो उसे ये करेंसी देगा तो उसे कोई भी मना नहीं कर सकता है. तो हमारे यहाँ पेमेंट का जो माध्यम है, मीडियम है, वो क्या है, वो यही करेंसी है. तो आइए देखते हैं आंसर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर तो ये एक सा दिख रहा है, बट वहाँ अगर आप देखोगे नोट में तो ये जो नीचे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये काफी छोटा लिखा होता है. इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द 10 रुपी नोट. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई वो इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इन करेंसी को. As per Indian law, no other individual organization is allowed to issue currency. देखिए
किसी को भी एज पर लॉ किसी को भी ये करेंसी जो है वो इशू करने का या छापने का अधिकार नहीं है। वरना हर कोई सोचे, क्योंकि करेंसी जो है एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, तो हर कोई सोचे कि भाई जहां से भी मशीन मिले, जितनी भी महंगी मिले, मैं उससे ले लूंगा और मैं नोट छापूंगा। ठीक है, तो इसे किसी को भी इशू करने का या छापने का अधिकार नहीं है। कोई सोचे बहुत महंगी मशीन आएगी, मैं ले लूंगा, उसका 10 गुना मैं छाप लूंगा तुरंत ही, लेकिन नहीं, इस काम को कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये जो है वो लीगली मना है कि कोई भी इसे न तो जारी कर सकता है न ही छाप सकता है। बहुत जगह आप देखते होंगे फेक नोट होते हैं, बट वही है कि कोई भी इसे जारी नहीं कर सकता है, कोई भी छाप नहीं सकता है। मोर ओवर द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में ट्रांजेक्शन का जो मीडियम है वो यही, हमारी करेंसी यही है, रुपी है, इसी के जरिए होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसके टॉप पर क्या लिखा है, ये आपको पता भी होगा और आपको ध्यान भी देना चाहिए कि हमारी जो करेंसी है उसके टॉप पर क्या लिखा होता है और उसका क्या मतलब है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंडिया में फॉर्मल सोर्सेज जो है क्रेडिट के, उसे एक्सपेंड करने की जरूरत क्यों है। तो इंडिया में फॉर्मल सोर्सेज जो हैं क्रेडिट के, ऋण लेने के, उसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो इनफॉर्मल तरीके से क्रेडिट लिए जाते हैं उस पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरे, जो इनफॉर्मल तरीके से क्रेडिट दे रहा है उस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, तो आगे वो अपना अमाउंट जो है वो वसूलने के लिए किसी भी तरीके से वो वसूलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फॉर्मल तरीके देखें वहां पर इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा, उसके अलावा लीगल तरीके से कार्रवाई की जाती है जो पे नहीं कर पाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल तरीके से होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है और इलीगल तरीके से वो उसे वसूलते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, 2 पर्सन है, उन्हें लोन की जरूरत है। अब लोन की जरूरत किसे होती है, जिसकी मजबूरी है वो जाएगा लोन लेगा। ठीक है, एक तो वो लोन ले रहा है, उसे वो पे करना है, और कहीं से भी लेंगे तो उस पे क्या है इंटरेस्ट रेट, चाहे वो मनी लेंडर्स हैं उनसे लेंगे या फिर बैंक वगैरह से लेंगे, एक इंटरेस्ट रेट जो होगा वो उसे पे करना पड़ेगा। तो उसको पता है कि जो मैं लोन ले रहा हूँ उस पे मुझे इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, बट उसकी मजबूरी है इसलिए वो ले रहा है। तो मजबूरी है इसलिए ले रहा है, बैंक होगा वो 8 to 10% चार्ज लगाएगा मान लीजिए। वही जो मनी लेंडर्स वगैरह रहेंगे वो 20%, 30%, 40%, वो उनका मनमानी होता है कि वो किसी भी कुछ भी इंटरेस्ट रेट जो है वो अपना कोई भी परसेंट पे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि 2 पर्सन है, अब ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, ये मान लीजिए ए हो गया एंड ये हो गया बी। ठीक है, ए एंड बी इनके नाम हम लोग रख देते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये ए जो है इसे लोन चाहिए, ये क्या करेगा, ये जाएगा बैंक, जो फॉर्मल तरीके हैं, कोऑपरेटिव वगैरह हैं, वहां पर समितियां हैं, वहां पर जाकर वो लेगा लोन। तो वहां पर मान लीजिए उसे 8 to 10% पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 10% उसे पे करना पड़ा है, उसने 100 रुपये लिए, आगे जब वो पे करेगा तो कितना करेगा, वो करेगा 110 पे करना पड़ेगा। और वहीं हम देखेंगे जो ये बी है, बी जब जाएगा पे करने तो इसे कितना पे करना पड़ेगा, मान लीजिए 20% है तो इसे 120 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। इसे कितना करना पड़ेगा, 120 रुपये, और इसे कितना पड़ेगा जो फॉर्मल तरीके से ले रहा है उसे 110। तो एक तो मजबूरी में लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, जो इनफॉर्मल तरीके से ले रहा है, जो फॉर्मल तरीके से ले रहा है उसका इंटरेस्ट रेट कम है। तो इसलिए इंडिया में जो क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज हैं उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। आइए देखते हैं, वी नीड टू इंक्रीज द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बिकॉज द लोन टेकन इनफॉर्मली इज वेरी कॉस्टली to the borrower because it has to pay a lot of interest and most of the income goes towards repaying the loan, and because of this the
डेब्ट बर्डन ऑन द पर्सन कैन इंक्रीज। तो जो भी पर्सन ले रहा है, लोन ले रहा है, उस पर क्या होगा, बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने काम के लिए ले रहा है। अब वो काम कितना सक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, जहाँ सक्सेस हो रहा है वहाँ भी इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा देना मुश्किल है। और अगर सक्सेस नहीं हो रहा है, खासतौर से किसानों के उसमें देखेंगे तो वो लेते हैं, फसल अच्छी हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, बर्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए therefore banks and cooperatives should give more credit so that that people can take cheap loans for their needs। तो जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो हैं, अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो लोगों को सस्ता और आसानी से जो लोन है वो मिल सकेगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एसएचजीएस फॉर द पुअर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि एसएचजीएस जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, उनके बनने का, उनके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है, किस वजह से ये ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो इसलिए बनाए गए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल पुअर जो है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, वुमेन जो हैं, उनकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं ये ग्रुप्स। कि मूलतः अगर बेसिकली कहें तो ये ग्रुप्स इसलिए बनाए गए कि इनके द्वारा जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा छोटी छोटी सेविंग्स को तवज्जो दी जाए, छोटी छोटी सेविंग्स पे ध्यान दिया जाए। और अगर इन्हें किसी भी इसमें मेन अगर हम बात करें तो महिलाओं पे ध्यान दिया जाता है, वुमेन पे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये उन्हें लोन भी अवेलेबल कराते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो कभी सिलाई मशीन वगैरह खरीदनी, उन्होंने कुछ सिलाई का ही काम शुरू कर दिया, या फिर पिकल वगैरह का, पापड़ बनाने का, इस तरीके के काम जो है वो बनाने के शुरू कर सकती हैं। तो इसलिए बेसिकली ये वुमेन को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए, और लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स जो हैं उसको उस पे ध्यान देने के लिए बनाए गए। इसमें क्या है कि इसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप में, जो कि इनके जो डिसीजंस होते हैं, इसमें अगर हम बात करें कि कोई क्रेडिट लेने की बात है, काम शुरू करना है, कोई ज़रूरत है, तो लोग क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट लेने में क्या करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके होते हैं। अभी पहले के क्वेश्चन में हमने देख लिया। तो फॉर्मल तरीके में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम पे करना पड़ता है, इनफॉर्मल तरीके में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ता है। फॉर्मल में क्या होता है, जब वो पैसे पे करने हैं तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लीगल तरीके से वसूली होती है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि वो किसी भी तरीके से, उनके ऊपर कोई निगरानी करने वाला नहीं होता है। जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं वो इनफॉर्मल तरीके से अपनी वसूली कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ज़्यादा अच्छा तरीका देखें तो वो फॉर्मल तरीका ही है, लेकिन फॉर्मल तरीके से जो रूरल एरिया में जो पुअर हैं, गरीब वगैरह हैं, वो नहीं लेते हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी वो उनसे नहीं लेते। क्योंकि क्या होता है कि उन्हें लगता है कि जो उनकी शर्तें हैं, कोलेटरल जो बैंक की हैं, शर्तें हैं, ऋणाधार जो वो मांगते हैं, कोलेटरल जो मांगते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, वो सारा कुछ है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी ये नहीं पूरी कर सकेंगे। इसलिए इन्हें लगता है सीधा सीधा तरीका है कि इनफॉर्मल तरीके से ही जाके ये लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो ग्रुप्स हैं ये इसीलिए बनाया गया है कि अगर किसी को ज़रूरत है, इस ग्रुप के मेंबर लोग बन गए, उन्हें अगर ज़रूरत है, वो छोटी छोटी सेविंग्स कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो कम इंटरेस्ट, यहाँ भी इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो कम होगा। तो कम इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स के द्वारा सेविंग की जाती है। ग्रुप्स क्या करते हैं, मिलके सेविंग करते हैं, वो सेविंग जाके बैंक में जमा होती है। बैंक क्या करता है, देखता है कि हाँ 1 या 2 सालों में देखता है कि 1-2 सालों में ये सेविंग कर रहे हैं, ये ग्रुप्स जो है सेविंग कर रहे हैं, तो बैंक जो है वो लोन देने को तैयार हो जाता है बिना किसी कोलेटरल के। बात हो रही ना कोलेटरल की, कि बैंक से अगर ये लोग इनफॉर्मल तरीके से क्यों नहीं लोन लेते, क्योंकि बैंक में कोलेटरल तरीके से, कोलेटरल जो है वो चाहिए होते हैं, जो आधार होता है, बेस होता है, वो चाहिए होता है, फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन बिना कोलेटरल के ही क्या करते हैं ये ग्रुप्स कि उन्हें लोन जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन इनटू ए स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए इस ग्रुप का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
ठीक है, एंड पूल देयर सेविंग्स। अ टिपिकल SGS हैज 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly। इसमें क्या होता है, आसपास के ही लोग होते हैं इस ग्रुप में, तो वो एक दूसरे के पड़ोसी भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, उस ग्रुप्स के लोग मिलते हैं साथ में और छोटी छोटी सेविंग्स पे वो ध्यान देते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स यहाँ करते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप। जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लोन्स भी ले सकते हैं ग्रुप के द्वारा। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस। ग्रुप्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो लेस होता है मनी लेंडर की अपेक्षा। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। मोस्ट जो एक्टिविटीज होती हैं किस चीज की, डिसीजंस की और सेविंग्स की, तो वो कौन करता है, ये ग्रुप के मेंबर मिलके ही करते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता कि वो आएगा अपने फैसले सुनाएगा और उस पर लोग चलेंगे, पर उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं। Banks are willing to lend to the poor women when organized in SHGS even though they have no collateral as such। देखिए ये जो ग्रुप्स है, ये इसीलिए ये ग्रुप्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि महिलाओं की, गरीबों की, महिलाओं की हेल्प हो सके, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपना घर पे भी काम शुरू कर सकती हैं या एक आपस में ग्रुप में काम शुरू कर सकती हैं। तो ये इस ग्रुप से जो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, जो इस ग्रुप में आ जाती हैं वुमेन, उन्हें क्या होता है, उन्हें लोन जो है उनके कामों के लिए आसानी से मिल जाता है बिना किसी कोलेट्रल के। देखिए जब फॉर्मल तरीके से लेते हैं लोन तो उसमें कोलेट्रल, यही बात आके फंसती है कि कोलेट्रल जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनफॉर्मल तरीके में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, बिना किसी कोलेट्रल के इन्हें लोन आसानी से मिल सकता है। SGS हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इससे क्या हुआ, लैग ऑफ कोलेट्रल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। मोर ओवर SGS आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। तो इससे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो क्या होती हैं, वो सिर्फ इससे जुड़ती नहीं है, उन्हें से उनकी सिर्फ सेविंग नहीं होती, बल्कि वो कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। इसमें सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ इकट्ठा होती हैं। मोस्टली महिलाओं की क्या प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सेम होती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है या फिर घर गिरवी चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हैं, साथ में काम भी करती हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने में हेल्प भी उन्हें मिलती है इस ग्रुप से। तो ये ग्रुप्स जो है इनके बनने का बेसिकली जो अगर कहेंगे कि बिहाइंड इसके जो बेसिक इसका आइडिया रहा है वो यही रहा है कि गरीबों की और महिलाओं की हेल्प करना, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और उनकी सेविंग जो है वो हो सके, उन्हें उनके कामों के लिए आसानी से लोन मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू क्रिएट सर्टेन बोरोवर्स। बैंक जो होते हैं वो कुछ कर्जदारों को कर्ज नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं ये आपको बताना है। तो बैंक क्या है, बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट के फॉर्मल तरीके हैं। बैंक, ये रहा बैंक, बैंक क्या है, क्रेडिट का फॉर्मल तरीका है। ठीक है, बैंक क्रेडिट का फॉर्मल तरीका है। तो बैंक जब क्रेडिट का फॉर्मल तरीका है यानी वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, तो उन फॉर्मेलिटीज को जो नहीं पूरा कर पाता है बैंक उन्हें क्रेडिट नहीं देता है। जैसे कि बैंक की जो डिमांड होती है, बैंक की जो कंडीशंस होती है जो उन्हें पूरा नहीं करता है, जैसे कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दे रहे हैं, पेमेंट मेथड जो है उसे जो नहीं फॉलो कर रहा है, या फिर सपोर्टिंग क्रेडिटर्स जो चाहिए होता है वो नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट मेथड है, इंटरेस्ट रेट है, लोग उस पर नहीं तैयार हो रहे, तो ये सारी जो कंडीशंस है जो इसे पूरी नहीं करता है, जो इसे नहीं मानता है, तो बैंक उन्हें कर्ज नहीं दे पाते हैं। Banks are unable to give loans to some borrowers because banks are formal means of credit and if these formalities are not fulfilled then banks cannot give loans। तो जहाँ पर formalities जो है बैंक की वो complete नहीं होंगी, वहाँ पर बैंक जो है वो लोन नहीं दे पाएगा। इसी वजह से बैंक कुछ कर्जदारों को
कर्ज नहीं दे पाता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, व्हाई इज दिस नेसेसरी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो आरबीआई है, आरबीआई बैंक के फंक्शंस पे, बैंक के जो काम होते हैं उस पे नजर क्यों रखता है, उनकी गतिविधियों पे नजर क्यों रखता है और ये क्यों जरूरी है। चलिए समझते हैं। जो आरबीआई है वो बैंक्स को सुपरवाइज करता है, यानी कि बैंक जो है वो आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। आरबीआई बैंक जो हैं वो आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। आरबीआई उन पर निगरानी कैसे रखता है, आरबीआई देखता है कि जो कैश बैलेंस मेंटेन करने का जो स्केल बना है उसे वो बैंक जो है वो मेंटेन रख रहा है कि नहीं रख रहा है। अच्छा, स्केल क्या है, अगर इसकी बात करें तो पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि वहां पर बात हुई थी कि जितना पैसा जमा होता है बैंक में, जो लोग जमा करते हैं उन्हें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जो लोन ले जाते हैं उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जितना मिलता है लोन ले जाने वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट उससे पे करना पड़ता है। ठीक है, लोन तो देगा, उस पर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो पे करेगा। तो इससे क्या हुआ, बैंक को फायदा हो रहा है इंटरेस्ट रेट। तो उस लालच में क्या करते हैं बैंक्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो आरबीआई इसी चीज़ की निगरानी करता है कि 15% जो पैसा आया है उसका 15% जो है वो उन्हें बचा कर रखना है। तो ये कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है, बाकी वो लोन दे सकते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, किस तरीके से उन्हें मॉनिटर करता है कि एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, कि वो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उन्हें ही वो लोन दें। बहुत सारे बैंक्स ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें लोन दें इंटरेस्ट रेट के चक्कर में, कि उससे क्या होगा, उनका फ़ायदा होगा ज़्यादा। तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्या कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं बड़े, उन्हें ही लोन दे सकते हैं। तो आरबीआई इसी चीज़ की निगरानी करता है कि जो लोन दिए जा रहे हैं वो किसे दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे दिए जा रहे हैं। ये सारी निगरानी आरबीआई करता है कि जो लोन दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं, स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, या फिर छोटे कर्जदार हैं, किसी भी वजह से कर्ज ले रहे हैं, तो उन्हें भी जो कर्ज है वो मिल सके। तो आरबीआई जो है इन सब चीज़ों की निगरानी करता है। और ऐसा क्यों करता है या फिर ऐसा क्यों ज़रूरी है, अगर आरबीआई ऐसा सुपरवाइज नहीं करेगा कि कैश बैलेंस मेंटेन रखना है, तो सारा पैसा लोन में ही चला जाएगा। जो मेंटेनेंस बैलेंस होना चाहिए, कैश बैलेंस, वो नहीं होगा। उसके अलावा लोन जो है वो बस बड़े लोगों को मिलेगा, छोटे लोगों को, छोटे कर्जदार जो हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आरबीआई जो है वो इन पे निगरानी रखता है, और निगरानी रखना इसी वजह से जरूरी है। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस एंड ट्रेडर्स को ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू स्मॉल बोरोवर्स, इन्हें भी लोन जो है वो मिलना चाहिए। पीरियडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। कई बार क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उन्हें आरबीआई को जमा करना पड़ता है, आरबीआई को उन्हें क्या सबमिट करना पड़ता है पेपर्स कि उन्होंने किसको लोन दिया है, किस लिए दिया है, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है। तो इस वजह से आरबीआई जो है वो निगरानी रखता है कि सारी चीजें जो है वो मेंटेन रखी जा सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज करना है कि क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट रोल, यहाँ पर एनालाइज करना है। डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट का रोल, ऋण का रोल क्या है वो हमें एनालाइज करना है। तो डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसी के पास, मान लीजिए किसी को कोई काम शुरू करना है, खेती है, उसके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से वो काम रुका है। अब जब अगर उसे लोन मिल जा रहा है, वो लोन की शर्तों को पूरा कर रहा है वो पर्सन, और उसे लोन मिल जा रहा है, तो लोन मिलने से क्या होगा कि उसका काम जो है आगे बढ़ेगा, उसकी इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेगी। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा उसका, उसकी फैमिली का, उसके समाज का डेवलपमेंट उससे होगा। तो जो क्रेडिट है, क्रेडिट का रोल अगर कहें डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पॉजिटिव होता है।
ठीक है, आइए समझते हैं। द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल नीड क्रेडिट फॉर डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन से लोगों को लोन जो है वो ऋण जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि लोग पढ़ाई के लिए भी लेते हैं क्रेडिट। उसके अलावा किसी को कोई शॉप खरीदनी है, कोई काम शुरू करना है, शॉप चाहिए, बनवानी है या खरीदनी है, उसके लिए घर खरीदना है या बनवाना है, उसके लिए लोन हो गया। शादी ब्याह के लिए हो गया लोन। और अगर फार्मर है तो उसे अपनी खेती के प्रोसेस जो है उसके लिए लोन चाहिए। तो अलग अलग कामों के लिए लोगों को लोन जो है वो चाहिए होता है। वो लोन जब उन्हें मिल जाता है तो उनका जो काम चल रहा होता है, जैसे कुछ काम होते हैं, खेती है, खेती में क्या है कि वो समय पर होनी चाहिए। ठीक है, खेती का क्या है कि वो समय पर होनी चाहिए, उसके लिए जो ज़रूरी है तो ज़रूरी है, नहीं तो फसल जो है वो खराब हो जाएगी। सिंचाई अभी चाहिए, उसकी कटाई अभी चाहिए, तो जिस समय जो चाहिए उसमें खाद अभी पड़नी चाहिए, उस पर पेस्टिसाइड्स अभी पड़ने चाहिए। तो वहाँ पर जो है ज़रूरी है तो ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें लोन तो तुरंत चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि अगर हम वो हो सकता है पैसों की कमी की वजह से हमें बीच में रोकने पड़े। कोई काम है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो कोई काम कर रहा है, अब वो काम जो है बीच में पैसों की वजह से रुक गया। ठीक है, अब क्या होगा, वो काम अगर बीच में रुक गया, आगे कुछ टाइम के बाद वो पर्सन अगर शुरू करता है तो काम में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वही काम समय से पूरा होगा तो उससे उस पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेगा, काम जो उसका है वो आगे डेवलप होगा। उस काम के बाद हो सकता है वो दूसरा काम आगे अपने बिजनेस को, अपने काम को वो और आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो काम जो है उसका पूरा होना, उसके अलावा समय पर पूरा होना, इन सारी चीज़ों में बहुत ही पॉजिटिव रोल निभाता है कौन? क्रेडिट। तो क्रेडिट जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्रेडिट का जो रोल है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। टेकिंग लोन हेल्प्स पीपल टू मीट द वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो काम हो रहे हैं उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं उसमें वो काम हेल्प करता है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑन टाइम, जैसे अभी हमारी बात हुई कि प्रोडक्शन जो है वो टाइम पर होना ज़रूरी है। दिस दे कैन इंक्रीज देयर अर्निंग। उससे क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन जो सही हो रहा है, वो सही से हो रहा है या समय पर हो रहा है, उससे अर्निंग जो है वो बढ़ती है और लोगों की जो लाइफ है, अर्निंग बढ़ी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े तो लोगों की लाइफ जो है, लोगों की जो कंडीशन है वो अपने आप सुधरती है। तो अगर हम बात करें क्रेडिट रोल की, तो क्रेडिट रोल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव है डेवलपमेंट के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, मानव नीड्स अ लोन टू सेटअप अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, मानव को लोन चाहिए छोटा बिजनेस अपना सेटअप करने के लिए। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और मनी लेंडर्स। अब मानव जो है वो किस बेस पर, कैसे वो डिसाइड करे कि उसे ये जो लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए वो मनी लेंडर से ले या फिर बैंक से ले, वो कैसे डिसाइड करे? तो अब इसके लिए मानव क्या करेगा? मानव ये करेगा कि दोनों को कंपेयर करेगा कि उसको जो बेटर लगेगा उसी से लोन लेगा। तो अब मानव क्या करेगा? कंपेयर करेगा। सबसे पहले मानव देखेगा मनी लेंडर की तरफ। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर से लोन लेना आसान है। वहां गए, एक सिग्नेचर किया या फिर लिख दिया कितना अमाउंट ले रहे हैं, सिग्नेचर किया और उसे अमाउंट वो मिल जाएगा, वो लोन उसे मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, लोन तो आसानी से मिल जाएगा मनी लेंडर से। अभी क्या किया मानव, क्या कर रहा है? मनी लेंडर के बारे में सोच रहा है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, मानव को लोन आसानी से मिल जाएगा, बट उस पर इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो काफी ज्यादा होगा। मान लीजिए मानव जो है जो भी लोन ले रहा है उस पे उसे 30% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मान लीजिए पे करना पड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए मानव को यहाँ पर 30% मनी लेंडर से अगर वो लोन लेता है तो उसे वो पे करना पड़ेगा। अब अगर और उसके अलावा
मनी लेंडर से अगर वो लोन ले रहा है तो एक टाइम पीरियड मिलेगा, या तो मानव बताएगा कि मैं इतने टाइम में दे दूंगा, या फिर मनी लेंडर जो है वो बताएगा इतने टाइम तक के लिए ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वो पे नहीं कर पाता है, वो लोन जो है उस टाइम पीरियड में नहीं चुका पाता है, तो मनी लेंडर जो है वो किसी भी तरीके से अपने पैसे जो है वो वसूल सकेगा, क्योंकि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो किसी एसोसिएशन वगैरह से नहीं जुड़ा है, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं, तो किसी भी तरीके से अपने पैसे वसूल सकता है। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव क्या मिला मानव को कि बस उसे जो लोन मिलेगा वो आसानी से मिल सकता है। अब मानव देखेगा बैंक की तरफ, बैंक के बारे में सोचेगा। ठीक है, अब मानव सोच रहा है बैंक के बारे में कि अगर मैं बैंक से लेता हूँ लोन तो क्या होगा। अगर मानव बैंक से लोन लेगा तो क्या होगा कि वहां पर लोन लेने में कुछ कंडीशंस होगी जो उसे फुलफिल करनी होगी। कंडीशंस कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, पेपर्स जो होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं। तो यही चीजें मानव को करनी होंगी और उस बेस पे फिर आगे उसे लोन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बैंक से अगर वो लेता है, बैंक की कंडीशंस उसने पूरी कर दी, अब बैंक से जो लोन वो ले रहा है उस पर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो काफी कम होगा मनी लेंडर की अपेक्षा। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मनी लेंडर से काफी कम होगा, मान लीजिए 8 to 10% या मान लीजिए 10% तक होगा। ठीक है, तो बैंक से अगर मानो लोन ले रहा है तो यहाँ पर उसे इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर उसे देना पड़ेगा 10%। ठीक है, अब जो पैसे जो बाद में वसूलने की बात होती है, तो बैंक क्या है, बैंक में आप को वो जो आपने लोन लिया है, मानव ने जो लोन लिया है वो आगे उसको पे करना होगा, इंटरेस्ट रेट पे पे करना पड़ेगा। वो समय के साथ क्या होगा, वो चलता रहेगा। उसके अलावा वहां जो भी कार्रवाई होगी वो लीगल तरीके से होगी, मनी लेंडर से अगर कंपेयर करें तो इलीगल तरीके से नहीं होगी। तो ये सब कुछ सोचते हुए मानव क्या डिसाइड करेगा कि मानव डिसाइड करेगा कि उसे जो लोन लेना है उसके बिजनेस के लिए वो कहाँ से लेगा, वो लेगा दैट्स वाई मानव वुड लाइक टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो वो कहाँ से लेगा, वो बैंक से लोन लेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा है बैंक में, क्योंकि वहां पर उसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, जिससे क्या है उसकी इनकम जो है वो उसके पास बचेगी, क्योंकि वहां अगर वो मनी लेंडर से ले रहा है तो उसकी एक बड़ी इनकम जो है वो वहां पर जाएगी। तो ये सारा कुछ कंपेयर करते हुए मानव कहाँ से लेगा, मानव बैंक से लोन लेगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पर क्या है कि इंडिया में छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनमें करीब 80% फार्मर्स जो होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए लोन चाहते हैं, क्रेडिट चाहते हैं। ठीक है, अब उसी पे आगे क्वेश्चन है, उससे हमें आंसर करना है। वाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स को लोन देने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आपको बताना है। तो जो फार्मर है, ठीक है, स्मॉल फार्मर की बात हो रही, फार्मर जो है वो किस लिए लोन ले रहा है, वो अपनी खेती के लिए ले रहा है कि जब खेती होगी फिर आगे वो क्या करेगा, लोन को चुका देगा। लेकिन बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि खेती उसकी तैयार हो गई, मान लीजिए जिससे उसने लोन लिया, खेती की शुरुआत ही है, सिंचाई वगैरह के लिए पानी नहीं मिला, इरिगेशन के लिए उसे पानी नहीं मिला, तो उसकी फसल जो है वो बेकार हो गई। या फिर कई बार होता है कि फसल पूरी तैयार हो गई, बहुत अच्छी फसल हुई। ठीक है, कोई किसान है, मान लीजिए रमेश नाम का मान लीजिए कोई किसान है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने जाके लोन लिया बैंक से और उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी तैयार हुई, बहुत खुश हुआ कि अब मैं जाऊंगा और ये फसल जो है तैयार हुई, इसे ये कटेगी, फिर मैं इसे बेचूंगा, बेच के मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं क्या करूंगा, लोन भी पूरा कर दूंगा और मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत अच्छा हो गया इस वजह से। लेकिन वही लास्ट टाइम पे क्या होता है, बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से फसल खराब हो गई, या फिर कोई एनिमल्स आ गए उन फसलों को खराब कर दिया उन्होंने, या फिर कीट पतंगे आ गए उन्होंने खराब कर दिया। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से तैयार फसल भी खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब वो लोन जो लिया है उसने वो चुका नहीं पाएगा और आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वो चुका नहीं पा रहा है। आगे फिर उसे फसल तैयार करनी होगी, फिर उसे लोन होगा, तो इससे क्या होगा, वो कर्ज के भार में तो दबता जाएगा। ये तो उसकी कंडीशन हो गई। लेकिन बैंक जो है वो क्यों नहीं छोटे किसानों को लोन देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि
जो अगर छोटे फार्मर जो हैं वो अपनी फसलों के लिए लेते हैं, जो एक बहुत ही रिस्की काम है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से बैंक जो होते हैं कि क्योंकि फसल का कोई भरोसा नहीं है, फसल तैयार हुई कि नहीं, और तैयार होने के बाद भी ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए बारिश से या फिर कीट पतंगों की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बैंक जो है वो उन्हें लोन देने से कतराते हैं, छोटे किसानों को। उसके अलावा बहुत सारे छोटे किसान जो बैंक की कंडीशंस होती हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन दे रहे हैं उसे नहीं पूरा कर पाना, या फिर सपोर्टर क्रेडिटर की ज़रूरत होती है वो, या फिर कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह होते हैं कि जिसके बदले में उन्हें देना है। ठीक है, उनके पास, उन्हें दिखना चाहिए कि इसके पास कुछ है तभी वो बैंक जो है वो उसे लोन देगा। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तब बैंक लोन देगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में बैंक जो है वो नहीं देता। तो छोटे किसानों को बैंक जो है वो क्यों नहीं देता है लोन? क्योंकि इफ द क्रॉप फेल्स, बाई चांस क्रॉप फेल हो गई तो नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से नहीं देता है। उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर कंप्लीट नहीं हैं, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से भी बैंक जो है वो छोटे किसानों को लोन नहीं देता है, क्रेडिट नहीं देता है। आगे हम देखते हैं बी इसमें है व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच द स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो। जो छोटे किसान होते हैं वो दूसरे किन सोर्सेज से ऋण जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, बोरो कर सकते हैं मनी। तो उसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो साहूकार होते हैं उन्हीं से लेते हैं, मर्चेंट्स होते हैं उनसे ही लेते हैं। तो मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स जो होते हैं उन्हीं से ही किसान, अगर बैंक से नहीं लोन ले रहे हैं तो वो उन्हीं से ही क्रेडिट अपना लेते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सी। यहाँ पर सी है एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए किस तरह से अनफेवरेबल हो जाता है या हो सकता है। मतलब जो ऋण की शर्तें हैं, क्रेडिट की जो शर्तें हैं वो किस तरह से छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं, अनफेवरेबल हो सकती हैं, आपको बताना है। तो किस जो क्रेडिट ऑफ टर्म्स जो हैं वो किस तरह से किसानों के लिए अनफेवरेबल हो सकते हैं कि जो क्रेडिट के कंडीशंस हैं, क्रेडिट की कंडीशंस अगर वो फुलफिल नहीं कर सकता है तो इसके जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान जो है वो अपनी खेती के लिए लेता है, खेती अगर उसकी फेल हो गई तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो उसके टर्म्स हैं, ऋण के जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, वो उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे, वो छोटे फार्मर के लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे। द टर्म्स ऑफ द लोन कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स इफ ही डज नॉट फुलफिल द लोन कंडीशंस। अगर वो लोन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है देन इन दिस सिचुएशन द लोन विल नॉट बी अवेलेबल, तो उसे लोन नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो कंडीशंस जो हैं, वो टर्म्स जो हैं वो उसके लिए अनफेवरेबल हो गए। एग्जाम्पल अगर देखें, इफ अ फार्मर वांट्स अ लोन, कोई फार्मर है वो लोन चाहता है लेकिन जो कंडीशंस हैं कि ये पेपर्स सबमिट करने हैं, क्रेडिट की जो शर्तें हैं वो सारी माननी है, इतने इंटरेस्ट रेट पे इतना इंटरेस्ट रेट इस पे चार्ज होगा, ये सारी शर्तें अगर वो नहीं मानता है तो ही इज नॉट एबल टू फुलफिल द लोन टर्म्स देन ही विल नॉट गेट द लोन। तो अगर वो जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस है उसे फुलफिल नहीं करता तो वो लोन नहीं पा सकता है। तो उसके लिए क्या हुआ, लोन के जो टर्म्स हैं वो अनफेवरेबल हो गए। उसके अलावा वो अपनी फसल के लिए ले रहा है, फसल अगर फेल हो गई, फसल अगर खराब हो गई, इफ अ फार्मर टेक्स अ लोन फॉर क्रॉप एंड द क्रॉप फेल्स, क्रॉप्स क्या हुआ कि उसकी क्रॉप जो है वो खराब हो गई, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि वो लोन जो है उसे वो पे नहीं कर पाएगा। वो पे नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, तो इसलिए तो उसे इस वजह से भी लोन नहीं मिलता, तो इसलिए उसके जो टर्म्स हैं वो उसके लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, एंड विल फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप, और वो क्या होगा, कर्ज के जाल में इस तरह से फंसता जाएगा क्योंकि उसे उसकी फसल खराब हो गई, अब आगे क्या होगा, उसको लोन तो देना ही है, इंटरेस्ट रेट भी देना है, तो वो क्या होगा, इस तरह से कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। ठीक है, सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। ठीक है, सजेस्ट करना है कोई और वे जिससे कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या जो छोटे किसान हैं वो
उन जो क्रेडिट ले रहे हैं वो उन्हें सस्ते रेट पे मिल सके, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जहाँ पर कम लगे ऐसी जगह से वो लोन ले सके, वो ऐसी जगह से क्रेडिट ले सके, आपको सजेस्ट करना है। तो उसमें बैंक आते हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं। वहाँ पर क्या होता है, उसे लोन इंटरेस्ट रेट पे तो मिलेगा लेकिन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वहाँ से स्मॉल फार्मर्स जो हैं उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन क्रेडिट जो है वो मिल सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है क्या करना है आपको पता है। चलिए आइए देखते हैं, इसमें मैंने पहले से फिल कर रखा है, बाकी डिस्कस हम लोग साथ साथ करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा है फर्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द हाउस आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज से कौन अपनी क्रेडिट की नीड्स को पूरी करता है, मतलब उसमें मेजॉरिटी किसकी है, क्या रिच लोगों की है या फिर पुअर लोगों की। यहाँ पर मेजॉरिटी जो होगी वो होगी पुअर लोगों की। जो गरीब होंगे वो जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनसे वो अपनी क्रेडिट नीड्स जो हैं वो फुलफिल करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक से अगर वो लेंगे लोन या बैंक से अगर वो क्रेडिट लेते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें वो पूरी नहीं कर सकते या उन्हें वो फेस नहीं कर सकते या फेस नहीं करना चाहते। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि आसानी से यहाँ से मिल रहा है इनफॉर्मल तरीके से। तो इनफॉर्मल तरीके से जो क्रेडिट नीड्स को पूरे करने वाले में अगर मेजॉरिटी देखें तो वो होती है पुअर लोगों की, ठीक है, रूरल एंड पुअर लोग जो होते हैं उनकी होती है। सेकंड देखेंगे, कॉस्ट टू बोरोइंग इंक्रीज द डेब्ट बर्डन। डेब्ट बर्डन बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है, वो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जब जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जो बोरो किया जा रहा है, जो ऋण लिया जा रहा है उस पर इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डेब्ट बर्डन जो है वो इंक्रीज होगा। तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेब्ट बर्डन। थर्ड है हमारा इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी नोट कौन इश्यू करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इश्यू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी जो है वो इश्यू करता है आरबीआई। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन। बैंक्स जो है वो लोन्स पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट देते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंक जो होते हैं वो लोन पे इंटरेस्ट रेट देते नहीं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं लोन पे वो काफ़ी ज़्यादा है, किससे, डिपॉजिट पे। डिपॉजिट जब कोई करता है उस पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है उससे कहीं ज़्यादा वो लेता है इंटरेस्ट रेट जो कि लोन लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट, बैंक्स चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स पे वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं उससे ज़्यादा वो लेते हैं लोन पे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इज एन असेट दैट द बोरोवर ओन एंड यूजेज एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड टू द लेंडर। यहाँ पर क्या है वो कि कौन सा एसेट है जो कि बोरोवर जो है, जो कर्जदाता है, कौन सा एसेट है जो कि कर्जदाता जो है उसका अपना होता है, वो गारंटी के रूप में उसे यूज़ करता है जब तक कि उसका लोन जो है वो पूरा नहीं हो जाता। वो एसेट कौन है, वो है ऋणाधार। मतलब कि कौन सा ऐसा एसेट है जिसका कि मालिक होता है, जिसका ओनर होता है कौन, बोरोवर, जो कि कर्ज ले रहा है। वो एसेट जो कि जो कर्ज ले रहा है वो उसका मालिक है, कब तक, जब तक कि वो लोन पे नहीं कर देता है, उसे वो गारंटी के रूप में यूज करता है, ठीक है। कोलैटरल मतलब ऋणाधार, ऋण के लिए आधार जो लगता है, मतलब अगर उसे किसी को बैंक से लोन चाहिए तो उसके बदले में, या फिर मनी लेंडर से भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे गिरवी रखे, या फिर कोई चीज़ होता है कि अगर हमने ये नहीं पे किया तो हमारा उस अमाउंट का कोई चीज़ होता है कि उतने अमाउंट के आसपास तक की चीज़ का पेपर्स वगैरह बैंक में जमा होता है। तो कोलेटरल जो है, ऋणाधार जो है, वो असेट है किसके लिए, जो बोरोवर कर्जदार जो है उसका मालिक होता है तब तक जब तक अगर वो लोन पे नहीं कर देता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमें चूज करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है इन एसएसजी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। यहाँ पर क्या है, एसएसजी जो है उसके मोस्ट डिसीजन जो होते हैं सेविंग्स के
या फिर लोन रिगार्डिंग एक्टिविटीज के, वो कौन लेता है? चलिए आइए देखते हैं। बैंक या मेंबर्स या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कौन लेता है? तो एसएसजी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। एसएसजी के जो भी डिसीजंस होते हैं लोन को लेके या सेविंग एक्टिविटीज को लेके, वो कौन लेता है? वो एसएसजी के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके डिसीजन लेते हैं। उसमें बैंक या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं होता उसके डिसीजन में। उसके डिसीजन में जो होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं उसके मेंबर्स, जो कि 15 to 20 उनकी संख्या होती है, उनके द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन इसमें 13 का 2, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड्स। फॉर्मल क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड एम्प्लॉयर्स। कौन नहीं है? बैंक्स जो है बैंक क्या है? वो क्रेडिट का फॉर्मल सोर्स है। कोऑपरेटिव्स क्या है? फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं। एम्प्लॉयर्स क्या है? एम्प्लॉयर्स ही इसमें है राइट आंसर, जो कि क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज में इंक्लूड नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयर्स, ऑप्शन सी। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।